i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं निकोल ज़ेरेक तेल अवीव से ईरान युद्ध के 30वें दिन की ताज़ा जानकारी दे रही हूँ। दक्षिणी इजराइल में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से बीरशेबा के पास आज दोपहर कम से कम 11 लोग घायल हुए। छोटे मलबे और झटके की लहरों से आई जब मिसाइल कुछ रिहायशी घरों से ज्यादा दूर नहीं खुले इलाके में गिरी। इजरायली सेना के अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया जारी रखते हुए पिछले दिन में बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे से जुड़े 140 से अधिक ईरानी ठिकानों जैसे लॉन्च साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर चुकी है। आईडीईपी का मानना है कि जल्द ही वो ईरान के सभी सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर हमला कर चुका होगा। फिर भी ईरान में अब भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच समन्वय मजबूत है। असल में यूएस सेंटिकॉम प्रमुख जनरल ब्रैड कूपर आज इजराइल में थे ताकि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर से मिल सके और इस चल रहे संयुक्त सैन्य अभियान पर चर्चा कर सके। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं। मेरे साथ स्टूडियो में याकोव लैपे, सुरक्षा विश्लेषक व लैपे असेसमेंट के होस्ट, और नेरी जिल्बर, इजराइल पॉलिसी फोरम के सलाहकार व इजराइल पॉलिसी पॉड के होस्ट है। सज्जनों, साफ होने के लिए धन्यवाद। आज युद्ध का 30वां दिन है। इसे समझना कठिन है, लेकिन हम लगातार संयुक्त समन्वय देख रहे हैं। और नेरी, मैं जानना चाहती थी, जब सेंटिकॉम प्रमुख इजराइल में है और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ से मिल रहे हैं और इसकी जानकारी भी सार्वजनिक कर रहे हैं, तो 1 महीने बाद इससे क्या संकेत मिलता है कि युद्ध कितना समन्वित है? खैर, ये एक मजबूत संकेत है कि समन्वय अभी भी मजबूत है। ये स्थिति युद्ध से पहले भी थी। 28 फरवरी से महीनों पहले इसकी योजना बनी थी और इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर शुरू ऐतिहासिक अभूतपूर्व संयुक्त अभियान के लक्ष्य भी तय थे। ये एक और संकेत है। सेनेटकॉम प्रमुख एडमिरल कूपर इजराइल में हैं और चीफ ऑफ स्टाफ अय्याल ज़मीर से मिल रहे हैं। ये एक मजबूत सार्वजनिक संदेश है कि दोनों पक्ष अभी भी एक ही सोच पर हैं और संभवतः ये आने वाले 1 या 2 हफ्तों में जो हो सकता है उसके लिए भी एक संदेश है। निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा है जिसे हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। याकोव, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही हम ऑन एयर आए, आईडीएफ ने अपडेट किया कि इस समय वे तेहरान भर में लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं। ये तेहरान से आई उन रिपोर्ट से मेल खाता है जिनमें पूर्वी इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की बात कही गई है। अब तक बताया गया था कि ईरानी ऊर्जा ढांचा अभी निशाने पर नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हम फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी चीज को निशाना बनाया गया है तो इसका क्या मतलब है? क्या इन रिपोर्ट से कुछ समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी इस पर कुछ कहना जल्दी होगा, क्योंकि हमें ठीक से पता नहीं है कि क्या निशाना बनाया गया था। क्या ये जानबूझकर किया गया था? क्या ये छर्रे थे? रिपोर्ट्स आ रही हैं। माफ कीजिए, ईरानी बोले कि ये छर्रे का टुकड़ा था। पूरी जानकारी नहीं है। ये भी संभव है कि ये चेतावनी हो कि अगर वे ट्रंप की कूटनीति नहीं मानते तो ये भविष्य की झलक हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। हम जो निश्चित रूप से कह सकते हैं वो ये है कि हाल के दिनों में 3 तरह के लक्ष्यों को वास्तव में कड़ी चोट पहुंची है। पहला है वे मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, वे ट्रक जो पूरे ईरान में खासकर पहाड़ों में छुपाए गए हैं। यही वे लॉन्चर हैं जो अधिकांश मिसाइल हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनसे हम अब भी जूझ रहे हैं। हालांकि अब उनकी संख्या एकल अंकों में है। ये वही ट्रक हैं जिन्हें इजरायली वायुसेना के जेट्स और ड्रोन निशाना बना रहे हैं। दूसरा लक्ष्य है ईरानी परमाणु कार्यक्रम। हाल ही में कई अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं। अराक प्लूटोनियम साइट जो भारी पानी बनाती है और जून के बाद फिर सक्रिय हुई, इसकी जानकारी हमें आज सुबह आईडीएफ प्रवक्ता से मिली। और यज़ शहर में एक और साइट है जो यूरेनियम संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, उस पर भी हमला किया गया था। और साथ ही ईरानी मिसाइल उत्पादन उद्योग और सामान्य रूप से सैन्य औद्योगिक तंत्र जिसका आपने उल्लेख किया था। आखिरकार ये सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव है। ईरानी शासन की हथियार निर्माण क्षमता को नष्ट करना उनके लिए सबसे कठिन है, खासकर जब युद्ध के बाद इजराइल इसकी निगरानी करेगा। अगर वे बहुत तेजी से उबरने की कोशिश करते हैं और शासन बचा रहता है तो इजराइल को उनकी इंडस्ट्री को फिर से बनने से रोकने से कोई नहीं रोक सकता। तो उनकी पूरी क्षमता फिर से आपूर्ति करने, पुनर्निर्माण करने और फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश की कम से कम निकट भविष्य में बहुत गंभीर संदेह में है। तो ये वे चीजें हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन पर हमला हुआ है, और मुझे यकीन है कि आईडीएफ हमें जल्द ही बताएगा कि वे इस समय तेहरान में किस पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, हमें उन अपडेट्स के लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा। इस बीच सज्जनों, मेरे साथ यही स्टूडियो में बने रहें। मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहती हूँ जो हम अमेरिका से देख रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका ईरान में जमीनी कार्रवाई की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। एक अमेरिकी सूत्र ने i24 न्यूज को बताया कि अगले हफ्ते की शुरुआत तक क्षेत्र में पर्याप्त अमेरिकी बल पहुंचने की उम्मीद है ताकि राष्ट्रपति के आदेश पर जमीनी कार्रवाई हो सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान कूटनीतिक रास्ता अपनाने से इनकार करता है तो हालात के और बिगड़ने की संभावना है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर खलीबाफ ने कहा कि व्हाइट हाउस से कूटनीति का संदेश आने के बावजूद अमेरिका गुप्त जमीनी हमले की साजिश कर रहा है। ठीक है, अब व्हाइट हाउस चलते हैं। हमारे साथ 24 न्यूज इंग्लिश के वरिष्ठ संवाददाता माइक वेगनहाइन जुड़े हैं। माइक, कूटनीति या सीधी कार्रवाई, इस रविवार व्हाइट हाउस से क्या ताजा संदेश आ रहा है? दोनों, और मुझे लगता है कि काफी समय से ऐसा ही है। निकोल, व्हाइट हाउस से सुनिए, हमारे पास कूटनीतिक और सैन्य दोनों रास्ते हैं। ईरानी होने के नाते आपको ये पसंद आएगा, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो दूसरा विकल्प मिलेगा। ये दोनों साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रुक जाता है जबकि दूसरा चल रहा होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं जब तक कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, चाहे जैसे भी हो। और यही हम यहाँ देख रहे हैं। क्षेत्र में और सैनिक व सैन्य संसाधन भेजे जा रहे हैं। दबाव बढ़ रहा है। इसका ईरानियों पर असर होगा या नहीं, अभी देखना है। लेकिन ट्रंप प्रशासन चाहे अपने माध्यमों से हो या मीडिया के जरिए यहाँ अभी भी कुछ चर्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र एक तरह के समूह के रूप में काम कर रहे हैं ताकि कम से कम बुनियादी स्तर पर यहाँ आगे के लिए बातचीत शुरू की जा सके। फिर से ट्रंप प्रशासन के लिए ईरान के मामले में हमेशा यही सवाल रहा है कि बातचीत जारी रखने के लिए अब कितनी गुंजाइश बची है। वो कौन सा मोड़ होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप बस कह देंगे, देखिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या कम से कम इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना चाहिए, अब हम सैन्य विकल्प की ओर बढ़ेंगे। ये हमेशा एक खुला सवाल रहता है, लेकिन फिलहाल कम से कम इस समय क्षेत्र में मौजूद इन सहयोगियों के जरिए कूटनीति को थोड़ा मौका देने की कोशिश की जा रही है। माइक, अगर ईरान में जमीनी कार्रवाई और सैन्य दबाव की धमकी सच होती है और सैनिक जमीन पर उतरते हैं, तो इससे अमेरिका की जनता में युद्ध और उसकी स्थिति की धारणा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मुश्किल मामला है, क्योंकि ये युद्ध डेमोक्रेट्स में खास तौर पर लोकप्रिय नहीं है, तो यह उम्मीद थी। लेकिन कांग्रेस में कुछ उदारवादी रिपब्लिकन का समर्थन खो रहे हैं, जबकि कट्टरपंथी अब भी साथ हैं। लेकिन कई मेगा समर्थक उनका समर्थन करते हैं, कुछ इस प्रयास का भी। वहीं अन्य कहते हैं, हमें यहाँ एक वादा दिया गया था, कोई विदेशी युद्ध नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, घरेलू मुद्दों पर ध्यान, वगैरह वगैरह। इस खास अभियान के साथ, जैसा कि वे इसे कहते हैं, वह उनके बीच कोई लोकप्रियता नहीं बटोर रहे हैं। हालांकि जमीन पर सैनिक भेजना वो कुछ और बात है। अब आप और जाने और पैसा की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में जो राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद नाजुक है। यहाँ की जनता महंगाई पर केंद्रित है और बढ़ती कीमतों पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है। कई लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हाउस और शायद सेनेट भी नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं कि तेल की कीमतें न सिर्फ बढ़ रही हैं, बल्कि जमीनी कार्रवाई की प्रक्रिया इस युद्ध को हफ्तों महीनों तक खींच सकती है। कौन जानता है, आप जानते हैं कि मध्य पूर्व में हालात कैसे हो जाते हैं। हमने पहले जो दलदल देखे हैं, वैसे ही हालात फिर से बनने लगते हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है, तो अभी के लिए बहुत संभल कर कदम रखना, फिर से कूटनीति को कम से कम यहाँ सांस लेने का मौका देना और यह सुनिश्चित करना कि ईरान को लगातार यह पता रहे कि अगर बात नहीं बनी तो उन्हें इसकी कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल यह है कि राष्ट्रपति, प्रशासन और वहाँ तैनात अमेरिकी सैन्य कर्मियों के लिए इसकी कीमत क्या होगी। माइक, आज एक नया घटनाक्रम ये है कि ईरानी विश्वविद्यालय पर हमले के बाद IRGC ने मध्य पूर्व में अमेरिकी और इजराइल से जुड़े विश्वविद्यालयों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमेरिकी विश्वविद्यालय इन धमकियों पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हमने देखा कि बेरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि वो ऑनलाइन कक्षाओं में जा रही है। मैं सोच सकता हूं कि यही कदम यहां भी दोहराया जाएगा। आप जानते हैं, ईरान के पास शुरू से ही सबसे सटीक मिसाइलें नहीं थी, तो मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं।
आप जानते हैं, आप जाहिर है कि कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं कि यह वास्तव में कितनी बड़ी धमकी है, या वे यहां अमेरिकन से जुड़ी यूनिवर्सिटीज पर मिसाइलें बर्बाद करना चाहेंगे या नहीं। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं कि यह कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या सैन्य उद्देश्य है। फिर भी यह एक और खतरा है जो वहां मौजूद है, और यह कहने का एक और तरीका है कि अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं और किसी भी तरह से किसी भी रूप में अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो आपके सिर पर भी निशाना है। ये लोगों को वाकई रुककर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है कि वे खुद से पूछें कि क्या वे उस तरह के माहौल में रहना चाहते हैं जहां उनका कोई भी संबंध अमेरिकी पक्ष से हो। ठीक है, माइक वॉगनहाइम हमारे लिए व्हाइट हाउस से लाइव। उन अपडेट्स के लिए धन्यवाद। अब हम ईरानी दृष्टिकोण भी शामिल करना चाहते हैं। हमारे साथ राइटमैन विश्वविद्यालय के ईरान विषय के व्याख्याता डॉक्टर मेयर जावेद अनफर तेल अवीव से जुड़े हैं। अब डॉक्टर जावेद अनफर, ईरान के संसद अध्यक्ष खलीबा का कहना है कि ईरानी बल अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आग लगा सकें। ये संसद अध्यक्ष का बयान है। अमेरिकी सैनिकों की ताकत बढ़ने पर ईरान भी तैयारी कर रहा होगा, लेकिन क्या वे अमेरिका के जमीनी हमले के लिए सच में तैयार हैं? उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है? क्या ईरानी सैनिक तैयार है? मुझे लगता है कि ये मान लेना ठीक होगा कि वो सच बोल रहा है। ईरानियों को अमेरिकियों ने कई बार ये बता दिया है कि ज़मीनी कार्रवाई एक संभावना है। कम से कम अमेरिकी प्रेस तो यही कर रही है, और मुझे यकीन है कि ईरानियों ने इसे एक संभावित स्थिति के रूप में लिया है। क्या वे तैयार हैं? हाँ। वे कितने सक्षम हैं? ईरानी आखिरी बार जब ईरानियों ने ज़मीनी अभियान या किसी आक्रमण का सामना किया था, वो 1980 में था, जब इराक ने ईरान पर हमला किया था। और उस 8 साल की लड़ाई से जो अनुभव उन्होंने हासिल किए, उनके पास ज़मीनी युद्ध का कुछ सीमित अनुभव है। माफ़ कीजिए, लेकिन वो सीरिया में कुद्स फोर्स तक ही सीमित है। वो ईरानी सुरक्षा तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। कई ईरानी बलों के पास अच्छा अनुभव नहीं है, लेकिन दूसरी ओर उनके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करना कितना मुश्किल होगा। एक तरफ मुझे लगता है कि वे ऐसे हमले का मुकाबला कर सकते हैं, कम से कम कागज़ पर। उनके पास पर्याप्त और नियमित सेनाएं हैं जिन्हें यूनाइटेड किंगडम मध्य पूर्व भेज सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि अमेरिकन क्या करने वाले हैं। अगर ये एक संयुक्त ऑपरेशन है, एक उन्नत ऑपरेशन है जिसमें हवाई संसाधन, ज़मीनी संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ईरानी संचार को जैम करना शामिल है, तो ये उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। तो संक्षेप में, उनके पास 1980 के दशक से सीमित अनुभव है। वे सैद्धांतिक रूप से सीधी टक्कर झेल सकते हैं, लेकिन यह अमेरिकी हमले की उन्नतता पर निर्भर करता है। और मीर दर्शकों के लिए ताज़ा जानकारी, जैसे ही आप बोल रहे हैं, यरूशलम, वेस्ट बैंक और डेड सी इलाकों में सायरन बज रहे हैं, जो उन इलाकों की ओर आ रही एक और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का संकेत है। एक बार फिर ये सायरन यरूशलम और वेस्ट बैंक के उन इलाकों में बज रहे हैं। अब आप नक्शे पर देख सकते हैं कि किन इलाकों में सायरन बज रहे हैं। ये ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल का ताज़ा प्रक्षेपण है। डॉक्टर मेयर जावेद अनफर, एक बार फिर आपके पास लौटते हैं जब हम ईरान से हुए इस ताज़ा प्रक्षेपण पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। तनाव बढ़ने या कूटनीति की बात पर सबसे बड़ा सवाल रहता है कि फैसले कौन ले रहा है। क्या आपको इस बारे में कोई और जानकारी मिल रही है कि ईरान में इन बड़े फैसलों को लेने की असल में कमान किसके हाथ में है? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि इसमें IRGC के कुछ हिस्से शामिल हैं। ईरान में राजनीतिक स्तर के साथ समन्वय में, खासकर संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बहर खलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरोची ये नीतियां बनाते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ समन्वय होता हुआ लगता है, उनके बीच संदेशों में भी समन्वय दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये बहुत सोच समझकर लगाए गए अनुमानों और ईरान से आ रही सीमित जानकारी पर आधारित है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि ईरान से बहुत ही कम जानकारी बाहर आ रही है। इंटरनेट बंदी के कारण, प्रेस की भारी सेंसरशिप के कारण, और क्योंकि वे लोग जो आमतौर पर सार्वजनिक नीति की आलोचना करते हैं, वे अब कुछ भी आलोचना नहीं कर रहे हैं।
इसलिए सही और प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना वाकई बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो जानकारी है वो विपक्ष से आती है, प्रवासी समुदाय के विदेशी चैनलों से आती है, जैसे कि ईरान इंटरनेशनल और बीबीसी फारसी। और इससे हमें पता चलता है कि एक व्यवस्था है, ये काम कर रही है। क्या ये अच्छी तरह से काम कर रही है? क्या ये रणनीतिक रूप से सोच रही है? क्या ये सभी अलग अलग दृष्टिकोणों को सुन रही है? उन लोगों को भी जो इसकी वर्तमान नीति का विरोध कर रहे हैं और उन लोगों को भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं, हमें बस पता नहीं है। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि शासन ही फैसले ले रहा है और उन फैसलों में से एक ये होगा कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को नहीं छोड़ेगा। इस्लामी गणराज्य इसे बड़ी उपलब्धि मानती है। ईरानी निर्णयकर्ता इसे ऐसी उपलब्धि मानते हैं जो आर्थिक रूप से अमेरिका को प्रभावित कर सकती है, जो ईरान की मिसाइलें नहीं कर पाती। और साथ ही जितना अधिक हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में बात करते हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के बारे में बात करते हैं, उतना ही कम हम शासन परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। और इसे ईरानी निर्णयकर्ता एक और असाधारण उपलब्धि के रूप में देखते हैं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करके, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे आक्रमण का उद्देश्य शासन को गिराने से बदलकर जलडमरू मध्य को खोलने में स्थानांतरित हो गया है। धन्यवाद डॉक्टर मेयर जावेद दानफर इस शाम i24 न्यूज़ पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मैं स्टूडियो नेरी लौटना चाहती हूँ और मेयर की बात पर चर्चा जारी रखना चाहती हूँ, खासकर जब बातचीत शासन परिवर्तन से हट रही है। यहाँ तक कि इजराइल से जो संदेश आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस युद्ध के पहले कुछ हफ्तों में बात यही थी कि ईरानी जनता के लिए जमीन पर ऐसे हालात बनाए जाएं ताकि वे सड़कों पर उतरे और अगर वे सही समझे तो शासन को उखाड़ फेंके। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, क्या ये इस युद्ध का नतीजा बनने के लिहाज से कम संभव होता जा रहा है? अब युद्ध को 1 महीना हो गया है और हालात को देखकर यह संभावना और भी कम लगती है। ये अभियान का बड़ा लक्ष्य था। सिर्फ इजराइल ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की घोषणा के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में यही बात कही थी। करीब 3.5 हफ्तों से हमने ट्रंप या वरिष्ठ अधिकारियों से शासन परिवर्तन पर कुछ नहीं सुना और ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री अब भी, जैसा कि आपने कहा, शासन को गिराने के लिए परिस्थितियां बनाने की बात करते हैं। लेकिन सच कहे तो जिन वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने और दूसरों ने बात की है, उनका कहना है कि मौजूदा अभियान के दौरान ऐसा होना अब और भी कम संभावना है। समय सीमा को देखते हुए चाहे अभियान और हफ्तों तक चले, सिर्फ इस तथ्य को देखते हुए कि ईरानी शासन ने एक खास तरह की दृढ़ता दिखाई है और वो न केवल देश को बल्कि एक बहुत तीव्र इजरायली और अमेरिकी हमले के जवाब में अपनी सैन्य प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित कर रहा है। और इसलिए आपके लक्ष्य बदल नहीं रहे हैं। लक्ष्य पूरी तरह से इस्लामी गणराज्य की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। लेकिन इस्लामी गणराज्य द्वारा उठाए गए जवाबी कदमों के कारण, खासकर हार्मुज जलडमरू मध्य पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार की नाजुक स्थिति को देखते हुए, खासकर अमेरिका में, लेकिन वास्तव में पूरी दुनिया में, अब ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुख्य उद्देश्य बन गया है। वैसे इजराइल के लिए ये उतना अहम नहीं है। इजराइल कुछ तरीकों से मदद कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ट्रंप प्रशासन का एक बड़ा उद्देश्य जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की कोशिश करना है, चाहे वो कूटनीति के जरिए हो, जैसा कि आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं, या फिर बल प्रयोग के जरिए। जहां तक अमेरिकी मरीन और पैराट्रूपर्स के जमीनी हमले की बात है, मुझे नहीं लगता कोई कह सकता है कि ऐसा होगा या नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी भी अमेरिकी सैनिक के ईरान में उतरने से पहले अमेरिका की ओर से बड़ा हवाई अभियान चलाया जाएगा ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। अगर अमेरिका सेना भेजने से पहले हवाई हमले तेज करता है तो ये अहम संकेत होगा। इस समय हालात में और बढ़ोतरी कैसी दिखेगी, क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान में कई ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। ये सही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ऐसा कहा था। 1 हफ्ता पहले अंतिम चेतावनी जारी की थी, जिसे उन्होंने, मेरा ख्याल है कि पहले ही 10 दिन और बढ़ा दिया है, 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल उन्होंने इसे ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने का दिन कहा था, तो उसने इसे टाल दिया है कम से कम 6 अप्रैल तक। पावर प्लांट्स, नागरिक बुनियादी ढांचा, असल में ईरानी शासन और वास्तव में ईरान देश को कमजोर करने की कोशिश। इसके अलावा कई और लक्ष्य हैं जिन पर आप हमला कर सकते हैं, जैसे हाल ही में इजराइल ने स्टील प्लांट्स पर हमला किया। ये ईरानी अर्थव्यवस्था के कमजोर हिस्से को प्रभावित करता है, शासन को संकेत देने और किसी बड़े कदम से पहले कमजोर करने का तरीका है। बढ़ती आक्रामक कार्रवाई
निश्चित रूप से आगे दिलचस्प दिन आने वाले हैं जिन्हें हम लगातार नजर रखेंगे। सज्जनों, मैं हमारा ध्यान इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर भी ले जाना चाहती हूँ, जहां हम जो देख रहे हैं उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। लिबनान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अब आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उन्होंने आईडीएफ को सुरक्षा क्षेत्र यानी दक्षिणी लेबनान में एक निरस्त्रीकृत क्षेत्र को लितानी नदी तक बढ़ाने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने सीमा से हिजबुल्लाह के खतरे को खत्म करने की जरूरत बताई। हम एक बहु मोर्चा अभियान में हैं। हम ईरान और उसके समर्थित गुटों पर ताकत से वार कर रहे हैं और बड़े नतीजे पा रहे हैं। ये नतीजे तेहरान के आतंकी शासन में साफ दरारें पैदा कर रहे हैं। ईरान अब वही ईरान नहीं है, हिजबुल्लाह अब वही हिजबुल्लाह नहीं है और हमास अब वही हमास नहीं है। ये अब ऐसी आतंकी सेनाएं नहीं रहीं जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डालती थी। अब ये पस्त दुश्मन हैं जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। अब वो हमें चौंकाने के बजाय हम उन्हें चौंका रहे हैं। हम ही वो पक्ष हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं। हम ही हमला बोलने वाले पक्ष हैं। हम ही पहल कर रहे हैं और उनके इलाके के भीतर गहराई तक अभियान चला रहे हैं। मैंने कहा था हम मध्य पूर्व का चेहरा बदलेंगे और हमने कर दिखाया। हमने अपनी सुरक्षा नीति भी बदल दी है। हमने पहल कर दुश्मन के इलाके में गहराई तक 3 सुरक्षा घेरे बनाए और हमला किया। सीरिया में माउंट हार्मोन से लेकर यरमूक तक, गाजा में पट्टी के आधे से ज्यादा हिस्से में और लेबनान में, जहां मैंने अब मौजूदा सुरक्षा क्षेत्र को और विस्तार देने का निर्देश दिया है ताकि घुसपैठ के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और हमारी सीमा से एंटी टैंक फायर को दूर किया जा सके। ये समझना जरूरी है कि नसर अल्लाह ने यहाँ बड़ी ताकत बनाई है। उसका मानना था कि इस ताकत से वो हमें खत्म कर देगा, तो नसरल्लाह को खत्म कर दिया गया है। हमने हिजबुल्लाह के हजारों आतंकवादियों को खत्म कर दिया है और सबसे बढ़कर हमने इजरायली शहरों को तबाह करने वाली 1,50,000 मिसाइलों और रॉकेटों के खतरे को निष्क्रिय किया। चलिए अब मैदान से ताजा जानकारी लेते हैं। हमारी i24 न्यूज संवाददाता बालिक स्लादीन हमें उत्तरी इजराइल से लाइव जोड़ रही हैं। मीग, जब आईडीएफ सुरक्षा क्षेत्र बढ़ा रही है तो जमीन पर क्या हो रहा है? आईडीएफ के सैनिक कहां तैनात हैं? इस पर ताजा जानकारी क्या है? आप क्या बता सकती हैं? ठीक है, पिछले 1 घंटे में उत्तरी इजराइल में क्या हो रहा है वहीं से शुरू करते हैं। ऊपरी गलील की ओर एक ड्रोन हमला हुआ और इससे पहले पश्चिमी गलील और नहारिया शहर की ओर भी हमला हुआ, जहां सायरन भी बजे और पूरे दिन रॉकेट हमले होते रहे। लेकिन ज्यादातर असल में आज का ध्यान लेबनान इजराइल सीमा पर था। मेरा मतलब है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष रेखा, यानी कि पिछले कुछ दिनों में जो इराक से हमले देखे गए थे वे आज नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा आज, बाद में या आने वाले दिनों में नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों या पिछले कुछ हफ्तों के औसत दिनों से तुलना करें तो आज का दिन निश्चित रूप से शांत रहा। ये इजराइल में हो रही घटनाओं के बारे में है। लेबनान में कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इजरायली सैनिक वास्तव में और करीब आ रहे हैं, यहां तक कि लितानी नदी को भी पार कर रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में लेबनानी दक्षिण के पूर्वी हिस्से में हो रहा है, यानी मितुल्ला के उत्तर में। और ख़ास तौर पर हम देर सिरियान की बात कर रहे हैं जो ताइबे के उत्तर में है, लेबनानी दक्षिण के गांवों या कस्बों की लगभग तीसरी कतार में है, जो ठीक लितानी नदी के किनारे है। दूसरे मोर्चे यानी पश्चिमी मोर्चे पर स्थिति निश्चित रूप से अलग है। वहाँ हम लितानी नदी से दसियों किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर के करीब पहुंच रहे हैं। लेबनान की कुछ रिपोर्टों में फिरास अल बयादा का जिक्र है, जो दक्षिण लेबनान में तायर सूर से 10 या शायद 15 किलोमीटर दूर है और अभी भी लितानी नदी से दूर है। और ये जाहिर तौर पर उसी प्रगति का हिस्सा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज बात की। उत्तरी इजरायली समुदायों और हिजबुल्लाह के लड़ा के बीच बफर जोन का विस्तार, जो अब तक लितानी नदी के दक्षिण से भी अपने ड्रोन और रॉकेट दागने में सक्षम है। हमने आज इसे आधिकारिक रूप से गिदोन सार, इजरायली विदेश मंत्री, से सुना है। ये ऑपरेशन अभी भी कुछ हद तक सीमित है, जबकि यहाँ 4 डिवीजन लेबनान के दक्षिण में कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन ज्यादातर पहले पंक्ति के गांवों में कुछ विशेष ऑपरेशन दूसरे पंक्ति के गांवों में हो रहे हैं और उससे भी आगे। ठीक है, बेलिक स्लेडे, उत्तरी इजराइल से लाइव अपडेट्स के लिए धन्यवाद। अगर आप स्टूडियो में लौटे याकूब, तो सुरक्षा क्षेत्र सिद्धांत रूप में कैसे काम करेगा? लितानी नदी तक क्षेत्र साफ करने में कितना वक्त लगेगा और कितने सैनिक लगेंगे? कई सवाल बाकी हैं।
ठीक है, हमें पता है कि दक्षिणी लेबनान में कई डिवीजन काम कर रही हैं। सटीक लोकेशन नहीं पता और यही आईडीएफ को पसंद है। ये बड़ा अभियान लगता है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वे पहली पंक्ति के गांव से आगे जाने की बात कर रहे हैं। ये काफी पक्का अनुमान है। मुझे लगता है कि इन पहली पंक्तियों का युद्ध से पहले जैसा स्वरूप अब नहीं रहेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इन्हें मजबूती से किलेबंद कर दिया था। वे हमें गाजा पट्टी के कुछ ऐसे इलाकों की याद दिलाने लगते हैं जो हल्के शब्दों में कहें तो युद्ध से पहले और बाद में बिल्कुल भी अपने जैसे नहीं रहे। और देखिए, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि शिया दक्षिणी लेबनानी नागरिक आबादी मूल रूप से दक्षिणी लेबनान से बाहर है। आईडीएफ की अपील पर लोगों ने निकासी कर ली, जिससे हिजबुल्लाह अब अपने मानव ढालों से काफी हद तक वंचित हो गया है। रक्षा मंत्री कटास ने कहा कि जब तक उत्तरी इजराइल के लोग नहीं लौटते, वे भी वापस नहीं आएंगे। ये एक खुला समीकरण है, जैसा उन्होंने यहां बताया। ये दक्षिणी लेबनान का पुनरूपण जैसा है। अब सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। मुझे नहीं पता ये कितने समय चलेगा, मुझे नहीं पता ये कैसा दिखेगा, लेकिन बिना शिया नागरिकों के ये स्थिति 80 के दशक से अलग होगी, जब हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले गांव टकराव के केंद्र थे, और अब वे दृश्य जरूरी नहीं कि फिर लौटें। ये फिर से वैसा दोहराव नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे पास चर्चा के लिए और भी बहुत कुछ है। हमारे साथ स्टूडियो में बने रहें। हम बहुत जल्दी एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए। i24 न्यूज पर बने रहिए। कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। पूरे इजराइल में सायरन्स लगातार बज रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई लोग अभी उठाए गए हैं। हम साइट के अंदर जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। ईरान ने जितने अरब देशों पर हमला किया, इजराइल ने उतने नहीं किए हैं। हे भगवान, वे पूरे क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं और इसका उल्टा असर ईरानियों पर पड़ा है। हिजबुल्लाह ने हम पर हमला कर गलती की। हमारे पास उससे ज्यादा लंबे समय तक लड़ने की क्षमता है। हम ऐसा करेंगे। i24 न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दुनिया भर के अरबों ईसाई आज पाम संडे मना रहे हैं, जो अगले हफ्ते आने वाले ईस्टर संडे से पहले पड़ता है। इजरायली पुलिस ने पवित्र भूमि के सबसे उच्च कैथोलिक नेता को उस चर्च में प्रार्थना करने से रोका जहां यीशु को सूली चढ़ाया और पुनरुत्थान हुआ था। एमिली फ्रांसिस के अनुसार इजरायली अधिकारियों ने सुरक्षा जोखिम के चलते ये निर्णय पवित्र शहर पर ईरान के हमलों की वजह से लिया है। इस फैसले से दुनिया भर में हलचल मच गई। ईरान से युद्ध के कारण इस साल यरूशलेम का पुराना शहर लगभग खाली है। आप कभी नहीं कह सकते कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों के लिए यह साल का सबसे पवित्र समय है। ये बहुत बहुत कठिन है। यहाँ की हालत सभी के लिए कठिन है। होली सेपल्चर चर्च, जहाँ यीशु को सूली दी गई थी, बंद है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं और शांति, प्रेम मांग रहे हैं। हे प्रभु, लेकिन हम नहीं कर सकते। हर साल की पासओवर पुजारी आशीर्वाद सभा, जिसमें दसियों हजार उपासक आते हैं, इस बार चुप्पी में बदल गई है। दिल को बहुत दर्द होता है। पश्चिमी दीवार की हालत देखकर दिल दुखता है। होम फ्रंट कमांड के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 50 लोग ही इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों की याद दिलाता है। आज यरूशलेम के लैटिन पैट्रियार्क कार्डिनल पिज़ाबेल्ला को मजबूरी में गेथसेमनी चर्च, यरूशलेम के बाहरी इलाके में मास्क करना पड़ा। सुरक्षा कारणों से इजरायली पुलिस ने उन्हें चर्च ऑफ द होली सेपल्चर में प्रवेश से रोका, जिससे दुनिया भर के नेताओं और ईसाई धर्मगुरुओं में नाराजगी हुई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई दुर्भावना नहीं थी, सिर्फ उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी।
इजराइल आने वाले दिनों में पूजा अर्चना की अनुमति देने की योजना बना रहा है। वेटिकन में पोप लियो ने आज पाम संडे उपदेश में शास्त्र का हवाला दिया और युद्धरत ईरान, इजराइल, अमेरिका के नेताओं का परोक्ष उल्लेख किया, लेकिन नाम नहीं लिया। वह हमेशा हिंसा का विरोध करते हैं। यीशु युद्ध करने वालों की प्रार्थनाएं अस्वीकार करते हैं और कहते हैं, चाहे जितनी प्रार्थना करो मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। मसीह शांति के राजा क्रूस से पुकारते हैं, दया करो, अपने हथियार नीचे रख दो। आज सुबह फिलीपींस में ईसाइयों ने पाम संडे मास में भाग लिया और युद्ध के कारण कई देशों को प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट के अंत के लिए प्रार्थना की। हालांकि युद्ध उन देशों तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। हम ईंधन, बिजली और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाएं। अब हमारे साथ गिल हॉफमैन है, जो हॉनेक्स्ट रिपोर्टिंग के कार्यकारी निदेशक और जेरूसलम पोस्ट के पूर्व मुख्य राजनीतिक संवाददाता है। गिल, हम युद्ध में है, सभी को और कड़ी सुरक्षा पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, पर इसे सुरक्षा से जुड़ा फैसला नहीं माना जा रहा। वैश्विक स्तर पर इसे राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। ऐसा क्यों? ये जो प्रतिक्रिया बिक रही है, क्या है? खैर, कोई यह समझ सकता है कि नेतन्याहू पर जानबूझकर उन प्रार्थनाओं को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाएगा जो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप अपने हथियार डाल दें। लेकिन यह सच है कि पुराने शहर में सुरक्षा संबंधी चिंताएं सभी धर्मों पर लागू होती हैं और उन सभी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। और यहूदी लोगों के लिए जो पुजारियों का आशीर्वाद होता है, जो हजारों लोगों को आकर्षित करता है, वो भी रद्द कर दिया गया है, और ईसाई प्रार्थनाएं भी। वे सच में एक नई योजना पर काम कर रहे हैं जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता। और मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिका में इजराइल के दुश्मन जैसे कि आपके टकर कार्लसन इस बात को उजागर करेंगे और इजराइल को और भी बुरा दिखाएंगे। क्या ऐसे धार्मिक सलाहकार हैं जो इन नीति निर्णयों की निगरानी करते हैं? भविष्य में क्या पवित्र स्थलों के महत्व को देखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए? नेतन्याहू के पास इस समय सलाहकारों की कमी है। उनमें से बहुत सारे लोग जा चुके हैं और ये एक गंभीर समस्या है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के नाम से अंग्रेजी में बयान जारी किया। आजकल ऐसा कई चीज़ों के लिए नहीं होता। बिल्कुल नहीं गिल, मैं आपसे इन उथल पुथल भरे समय में एक साधारण चीज 2026 के राज्य बजट के बारे में पूछना चाहती हूँ। हालांकि यहाँ इजराइल में मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ भी साधारण नहीं है। असल में इस राज्य बजट की बैठक को अभी अभी रोकना पड़ा क्योंकि यरूशलेम में सायरन बजने लगे। इसे रोक दिया गया। अब केनेसोट की बैठक फिर से शुरू हो गई है और गठबंधन को मंगलवार तक बजट पास करना है। वोट कभी भी हो सकता है। गिल, किन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए? अच्छा, मुझे भी नीचे जाना पड़ा जब वही सायरन बजा और मुझे भी एक बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा। और बॉम्ब शेल्टर के अंदर केनेसेट एक बहुत ऐतिहासिक कमरा है जहां 1967 में यरूशलेम पर कब्जा करने को इजरायली कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। तो मुझे नहीं पता कि उन्हें वहां से कोई प्रेरणा मिली या नहीं, लेकिन वे पूरी रात काम करने वाले हैं ताकि इस बजट को पास कर सकें, जिससे वे आगे की चीजें भी निपटा सकें और बाकी चीजें भी पास कर सकें। केनेसेट 10 मई तक अपने अवकाश पर जाने से पहले जो पास ओवर और योम हामोएद की छुट्टियों के लिए है। आपके सवाल का जवाब देने के लिए निकोल, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बजट में कई विवादास्पद चीजें हैं जिन्हें यहाँ देखने वाले बहुत से लोग शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। आप बात कर रहे हैं 56 मिलियन शेकल यहूदी पहचान को मजबूत करने के लिए, 49 मिलियन येशिवा से आईडीएफ में ड्रॉप आउट रोकने के लिए और 59 मिलियन शेकल की उन स्कूलों के लिए सब्सिडी जो मुख्य पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, यानी उन्हें ये आर्थिक सहायता इसलिए मिल रही है ताकि वे अंग्रेजी न पढ़ें। ठीक है, आगे भी कई दिलचस्प बातें हैं। गिल, क्या आपको लगता है कि ये मंगलवार से पहले पास हो जाएगा? हाँ, उनके पास इसे पास कराने के लिए बहुमत है।
और निकोल, इसका मतलब ये है कि सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकती है, जो कि जैसा कि वित्त मंत्री ने आज बताया 84 से 88 की सरकार के बाद से नहीं हुआ है। ये एकता सरकार थी जिसमें 2 पार्टियों के 2 प्रधानमंत्री थे, जो इसकी दुर्लभता दिखाता है। ठीक है गिल हॉफमैन, हमेशा की तरह आपको हमारे साथ पाकर बहुत अच्छा लगा। i24 न्यूज पर हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। स्टूडियो में अभी याकूब लैपिन और नेरी जिल्बर हमारे साथ है। अब याकूब, यरूशलेम के पवित्र स्थल पर हुई इस घटना को सुरक्षा के नजरिए से देखें, क्योंकि यरूशलेम जैसे शहर में सुरक्षा और सामान्य धार्मिक पहुंच बनाए रखना कितना मुश्किल है। ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा संचार की विफलता है। ये नीति की विफलता नहीं है। मुझे लगता है इसे अधिक समझदारी और स्पष्टता से संभाला और बताया जा सकता था। अब देखिए, पुलिस कहती है कि उन्होंने, आप जानते हैं, इस पैट्रियार्ट ने एक दिन पहले एक अनुरोध दिया था। पुलिस ने अनुरोध पर विचार कर तय किया कि वे वहां सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि पुराने शहर पर पहले ही छर्रे गिर चुका है। वे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और नहीं चाहते कि पुराने शहर या संवेदनशील स्थलों पर कोई घायल हो। लेकिन आप जानते हैं, इन बातों की हकीकत और उसकी छवि भी होती है। मुझे लगता है कि ये छवि और उसके प्रबंधन पर ज्यादा है, असली फैसले पर नहीं, जिसे नेक इरादे से उनकी सुरक्षा के लिए लिया गया था। नेरी, छवि पर बात करें, इजराइल संदेश कैसे बेहतर पहुंचा सकता है? ये एक बार की घटना नहीं है। हम बार बार इस तरह की सार्वजनिक संदेश देने में कमी देखते हैं। हाँ, सार्वजनिक संदेश और संवाद की कमी, जैसा जाको ने कहा। मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी तौर पर कोई सुरक्षा से जुड़ा मामला था, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी नीति थी जिसका मकसद पवित्र भूमि के कैथोलिक लोगों को चिढ़ाना था। मुझे लगता है कि ये जैसा कि इस देश में कई बार होता है, शीर्ष स्तर से नेतृत्व की कमी और संगठन की कमी थी। मुझे नहीं पता कि इस उच्च पदस्थ कार्डिनल की पवित्र समाधि स्थल की यात्रा को मंजूरी देने के लिए इजराइल पुलिस को किस तरह की निर्णय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन यह उनके अधिकार में नहीं होना चाहिए था। यह राजनीतिक निर्णय होना चाहिए था, पहले ही सुलझ सकता था। इस देश में स्पष्ट रूप से हर जगह बड़ी और वैध सुरक्षा पाबंदियां हैं, यहां तक कि पश्चिमी दीवार पर भी, जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। लेकिन कुछ दर्जन कार्डिनल्स और उच्च पदस्थ कैथोलिकों की इस विशेष चर्च में यात्रा पहले से ही संभव बनाई जा सकती थी। इसे टाला जा सकता था। हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ट्वीट्स देखे जो असली लगे। मुझे लगता है वे जल्द समाधान ढूंढ लेंगे। जो उस चर्च में गया है जानता है कि वो लगभग बम शेल्टर जैसा है, क्योंकि नीचे एक कब्र है। ये यीशु के पुनरुत्थान की मानी जाने वाली जगह है। अलर्ट मिलने पर वो अच्छा बम शेल्टर बन सकता था। मुझे नहीं लगता इसे शुरू में इसी उद्देश्य से बनाया गया था, पर आप सही है, इस सदी में नवाचार। ठीक है, हम अभी क्षेत्र में ही हैं, लेकिन देश के बाहर खाड़ी देशों को ईरान के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुवैत के विदेश मंत्री ने नई चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में ईरान की अगुवाई में क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने का एक सुनियोजित सिलसिला देखा जा रहा है। आज कुवैत की सेना के 10 सदस्य ईरानी हमलों में घायल हुए। कतर और बहरीन ने उन पर दागी गई मिसाइलें और ड्रोन रोक लिए। अब i24 न्यूज की वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता ओरेल ओसरान हमारे साथ है। ओरेल, कुवैत के इस ताज़ा बयान को हम कैसे देखें? और भी कई खाड़ी देश ईरान के खिलाफ कड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। असल में इसका क्या मतलब है? मूल रूप से इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के अधिकांश देश, या कम से कम वे देश जो हमलों का सामना कर रहे हैं, ईरान को क्षेत्र की स्थिरता के लिए सबसे खतरनाक तत्व मानते हैं। युद्ध से ठीक पहले सऊदी अरब और कतर में कुछ लोग, प्रमुख हस्तियां थीं, जिन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अस्थिरता और सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। मुझे लगता है कि पिछले महीने से असली कारण स्पष्ट हो गया है। जैसा आपने कहा, कुवैत के विदेश मंत्री बोल रहे थे। उन्होंने मूल रूप से कहा कि ईरान इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अराजकता और आतंक का इस्तेमाल कर रहा है। जैसा आपने कहा, ईरानी बार बार खाड़ी देशों पर हमला करते हैं। इसके अलावा यूएई में पिछले 24 घंटों में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें और 42 ड्रोन अवरोधित किए गए हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब आज इस्लामाबाद में मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के साथ 4 देशों में से एक था जिनकी मुलाकात हुई।
इन सभी चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने आज मुलाकात की। अब बात के 3 देश इस युद्ध के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन सऊदी चाहते थे कि खाड़ी देशों का किसी भी चर्चा में सही तरीके से प्रतिनिधित्व हो, जिसमें इस युद्ध के समाप्त होने के तरीकों पर बात हो। आज पहले हमने यूएई के राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार अनवर गरगाश को अबू धाबी के इस दावे को दोहराते हुए सुना कि इस वर्तमान युद्ध का कोई भी समाधान तभी माना जाएगा जब इसका अंत हो, या फिर ईरान की क्षमता पर ठोस सीमाएं लगाई जाएं, ताकि वो न सिर्फ अपने पड़ोसियों पर मिसाइल और ड्रोन दागने से रोका जा सके, बल्कि ईरान से नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और जानमाल की हानि के लिए उचित मुआवजा भी दिलाया जा सके। एरियल, आपने पाकिस्तान में इन वार्ताओं में सऊदी अरब की भागीदारी का जिक्र किया था। ईरान के साथ युद्ध विराम समझौते के मामले में इसका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्या असर पड़ सकता है? खाड़ी देश क्या चाहते हैं? ये खाड़ी देश जो अभी देख रहे हैं, वे उसका बिल्कुल उल्टा देखना चाहते हैं। वे देख रहे हैं कि एक कट्टरपंथी शासन और भी ज्यादा साहसी और आक्रामक हो गया है, जो लगातार उनकी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है और उनकी जमीन पर लोगों की हत्या कर रहा है, जो होर्मुज जलदमरू मध्य को नियंत्रित कर रहा है, जो उनके लिए भी एक आर्थिक जीवन रेखा है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब ने सिर्फ कल ही घोषणा की कि उनकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पूरी क्षमता के साथ चल रही है, जिसमें 70 लाख बैरल तेल वहां से गुजर रहा है। अब जब हूथी अरब प्रायद्वीप के दूसरे छोर और बाब अल मंदेब को धमकी दे रहे हैं, तो ये लगातार बना रहने वाला खतरा है, और इसलिए वे राष्ट्रपति ट्रंप से ये चाहते हैं कि न सिर्फ अभी युद्ध को न रोका जाए, बल्कि ईरान की क्षमताओं, आक्रामक क्षमताओं को लगातार कमजोर किया जाए, बल्कि शासन को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए कि वे भविष्य में दोबारा अपने पड़ोसियों पर हमला करने के बारे में सोच भी न सकें। अब क्या ये वही परिणाम होगा जो हम इस समय देख रहे हैं? मुझे इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है, और खाड़ी देशों को भी नहीं। और यही वजह है कि वे नहीं चाहते कि राष्ट्रपति ट्रंप दबाव कम करें। वे चाहते हैं कि वे इस काम को पूरी तरह अंजाम दें, और न सिर्फ काम खत्म करें, बल्कि शासन का भी अंत करें। ठीक है एरियल ओसरन, अभी कुछ खाड़ी देशों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर ये अपडेट्स देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान के सर्वोच्च नेता अब कागजों पर इराक की ओर रुख कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के नए संदेश में मुस्तबा खमनेई ने इराकी जनता और धार्मिक नेतृत्व को उस समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है जिसे वे आक्रामकता के सामने उनका समर्थन बताते हैं। साथ ही इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया कुर्दों पर हमले तेज कर रही हैं और कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेतरवन बरजानी के घर को निशाना बना रही हैं। इराक, फ्रांस और ईरान के विदेश मंत्री ने ड्रोन हमले की निंदा करते हुए इसे आतंकवादी कृत्य बताया। इन मिलिशिया को आमतौर पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के समर्थन से काम करते देखा जाता है। हमारे साथ इंतिफाद कंबार जुड़े हैं, वॉशिंगटन में कुर्दिश प्रोटेक्शन एक्शन काउंसिल के अध्यक्ष और इराक के पूर्व प्रवक्ता व उप प्रधानमंत्री। इंतिफाद, ये हालिया ड्रोन हमला तनाव को कितना बढ़ाने वाला है? ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र को 400 से भी ज्यादा बार निशाना बनाया है, तो क्या इससे वास्तव में समीकरण में कोई बदलाव आता है? मैं आपको एक बात बताता हूं निकोल, ईरानियों ने आक्रामकता और जघन्य अपराधों के मामले में हर सीमा, हर रेड लाइन और हर हद पार कर दी है। ये इराक की संप्रभुता के खिलाफ एक हमला है। कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति इराकी संविधान का हिस्सा हैं, और इससे आपको पता चलता है कि वे लोग ये हमले सैन्य लक्ष्य या रणनीति के तहत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुविधाजनक आसान लक्ष्यों को चुन रहे हैं। और उनके अंदर जो आक्रामकता है, वे उसे किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुहोक, वैसे जहां कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति का घर है, एडहोक शहर दोहा, वहां एक भी अमेरिकी नहीं है और उनके पास कोई हवाई रक्षा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक कायराना हमला है जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ईरानी हमेशा ऐसा खेल ही खेलते हैं जिसमें बाद में मुकर जाने की गुंजाइश बनी रहे।
चलिए बात करते हैं, जैसा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगजी इस हमले की निंदा कर रहे हैं, परंतु इन मिलिशियाओं को अक्सर IRGC के समर्थन से काम करते पाया जाता है। तो असल में नियंत्रण किसके पास है? खैर किताब हिजबुल्लाह ही है जो ज्यादातर इस तबाही और हमलों को अंजाम दे रही है, और उनका नेतृत्व सीधे तौर पर ईरानी IRGC के तथाकथित सलाहकारों द्वारा किया जाता है। वे इन मिलिशियाओं के असली नियंत्रक हैं, और जैसा मैंने कहा, वे आम नागरिकों व इराकी राज्य पर हमला करते हैं। वे इराकी खुफिया मुख्यालय पर हमला करते हैं, वे आतंकवाद विरोधी मुख्यालय पर हमला करते हैं। तो ये इराकी राज्य और इराकी जनता बनाम उन मिलिशियाओं के बीच एक तरह का गृह युद्ध है, जिन्हें ईरान के IRGC द्वारा सीधे चलाया जाता है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता के लिखित बयान पर आपकी क्या राय है? इराक में इसे कैसे देखा जा रहा है? ये आपको दिखाता है कि वे मिलिशिया जो PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के नाम पर काम कर रही हैं, असल में PMF का इस्तेमाल इराकी सरकार की सोच और इराकी सरकार की फंडिंग का इस्तेमाल अमेरिकियों पर हमला करने के लिए कर रही है। और इराकी सरकार बस कुछ अज्ञात तत्वों की निंदा कर देगी, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जब मिलिशियाओं पर हमला करता है तो इराकी सरकार शोर मचाती है कि आप PMF पर हमला कर रहे हैं जो इराकी सुरक्षा बलों का हिस्सा है, जबकि ये झूठ है और ये खेल अब और नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये दिखाता है कि ये खेल कितनी बुरी तरह से चल रहा है। मुस्तफा खमीनी के समर्थन से, अगर वो अभी भी जीवित है या जो भी प्रभारी है, और उन मिलिशियाओं का समर्थन करना मानो वे ईरान की आक्रामकता में सहायक हों। इंतफादा कंबर i24 न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम स्टूडियो में वापस आ गए हैं। याकूब, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से अब एक नया बयान आया है जो हाल ही में हुए हमलों के बारे में है, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। IAEA से हमें क्या जानकारी मिल रही है और ये ईरान की मौजूदा स्थिति पर क्या संकेत देता है? ये बड़ी खबर नहीं है, बस वे वही पुष्टि कर रहे हैं जो हम पहले कह रहे थे। वे सैटेलाइट इमेजरी के स्वतंत्र विश्लेषण के आधार पर पुष्टि कर रहे हैं कि अराक क्षेत्र के खोंडाब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट को गंभीर नुकसान हुआ है और वो अब काम नहीं कर रहा। इस संयंत्र में कोई घोषित परमाणु सामग्री नहीं है। अराक हैवी वाटर प्लांट परमाणु हथियारों की दिशा में एक समानांतर रास्ता है। आपके पास यूरेनियम संवर्धन की वे सुविधाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं, कोम, इस्फहान और नतांज। ये सब यूरेनियम को संवर्धित करने के बारे में है, जब तक कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में और उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम ना हो जाए ताकि परमाणु बम बनाए जा सके। ये एक समानांतर रास्ता है प्लूटोनियम। आप वहां भारी पानी के जरिए पहुंचते हैं। अब इस स्थल पर 27 मार्च को हमला हुआ था। IDF ने इस पर हमला करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जून युद्ध के बाद, जब जून में इस पर पहले भी हमला हुआ था, उन्हें खुफिया जानकारी मिली कि ईरानी इस स्थल का पुनर्निर्माण शुरू कर रहे हैं, तो लगा कि फिर से हमला करने का यही सही समय है। अब इसे और ज्यादा नुकसान हुआ है और ये परमाणु हथियारों की समानांतर राह को खत्म कर रहा है। नेरी, जब बात युद्ध के उस चरण की आती है जिसमें हम अभी हैं, तो हमने सुना है कि इजराइल सैन्य क्षमताओं पर जबरदस्त हमला कर रहा है। अब जब परमाणु क्षमताओं पर हमले हो रहे हैं, तो ये हफ्तों की समय सीमा को लेकर क्या संकेत देता है कि अगर हम बड़े लक्ष्य खत्म करते रहें तो युद्ध कितने समय तक चलेगा? देखिए, ये दिखाता है कि लक्ष्य सूची कितनी लंबी है कि आप 4 हफ्ते बाद इन इतने गंभीर और केंद्रीय लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के पास पूरी लक्ष्य सूची है और वहां वे जिन्हें महत्वपूर्ण लक्ष्य कहते हैं, बहुत जरूरी लक्ष्य, मध्यम महत्व के लक्ष्य और इसी तरह के अन्य लक्ष्य भी हैं। ये सभी लक्ष्य ईरानी शासन के लिए अहम है, लेकिन उनकी प्राथमिकता सूची है खासकर इजराइल और अमेरिका के हवाई अभियानों के संदर्भ में। हम देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह जो हुआ वो चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल जानते थे कि उन्हें मान लीजिए 1 हफ्ता पहले भी नहीं रोका गया होता। आने वाले हफ्तों में मुझे 2 बातें निश्चित पता है। पहली, कुछ ठिकाने अभी निशाना बनने बाकी हैं, और दूसरी बात, वे ठिकाने बदलते रहेंगे। तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, ये दोनों ही तरह के अहम ठिकाने हैं, पारंपरिक सैन्य और परमाणु ठिकाने। इसलिए
अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर निर्भर करता है कि अब निशाना नागरिक बुनियादी ढांचे और उद्योगों पर आ सकता है, ताकि शासन की आर्थिक रीढ़ पर हमला किया जा सके। ये फैसला हमारे या इजरायली प्रधानमंत्री चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नहीं है। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप को लेना है, क्योंकि इससे तनाव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, खासकर इस युद्ध में और अब तक पिछले 1 महीने में जो निशाने हमने देखे हैं उनके मुकाबले। इसका असर शासन ही नहीं, ईरानी लोगों पर भी पड़ेगा अगर युद्ध के बाद शासन गिरा। याकूब, जब इन लक्ष्यों की सूची की बात आती है तो क्या आपके पास इसमें कुछ जोड़ने के लिए है? हाँ, हम जानना चाहते थे कि आईडीएफ तेहरान में क्या निशाना बना रही है। अभी अभी जानकारी मिली है। आईडीएफ प्रवक्ता ने बताया कि तेहरान में, यानी खास तौर पर ईरानी राजधानी में, हथियारों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन से जुड़ी जगहों पर 120 से ज्यादा बम गिराए गए। वे उन जगहों का जिक्र कर रहे हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइल के अहम पुर्जे बनते हैं। तो ये हथियार उद्योग, IRGC सैन्य उद्योग और एक ईरानी सैन्य अनुसंधान, विकास और हथियार उत्पादन स्थल का हिस्सा है। तो ये सब मूल रूप से ईरानी सैन्य औद्योगिक तंत्र को निशाना बनाने के बारे में है और वास्तव में उनकी अपनी आपूर्ति फिर से जुटाने की क्षमता को खत्म करने की कोशिश है, न केवल अभी बल्कि युद्ध के बाद भी। 12 दिन के युद्ध के बाद देखा कि इजराइल के जबरदस्त हमले के बावजूद ईरान ने अपनी क्षमताएं शुरुआती अनुमानों से भी कहीं ज्यादा तेजी से पुनर्निर्मित कर ली। तो भले ही हमारी शुरुआती अनुमान ये दिखाते हैं कि हम उनके सैन्य औद्योगिक तंत्र को कितनी बुरी तरह से निशाना बना रहे हैं, लेकिन असल में हमें पूरी तरह से ये आकलन करने में कितना समय लगेगा कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है। इसमें समय लगेगा, लेकिन जून युद्ध और अब में बड़ा अंतर है। जून युद्ध खासतौर पर परमाणु हथियार परियोजना पर केंद्रित था। मिसाइल परियोजना पर भी हमला हुआ था, लेकिन वह द्वितीयक लक्ष्य था। अब मिसाइल कार्यक्रम आईडीएफ की पहली प्राथमिकता है। वे परमाणु स्थलों पर भी हमला कर रहे हैं, पर अब ये द्वितीयक लक्ष्य हैं, क्योंकि जून के बाद परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नहीं उभर पाया। मिसाइल कार्यक्रम ने तेजी से वापसी की और जून से युद्ध की पूर्व संध्या तक 1000 मिसाइलें बना ली, जबकि योजना 8000 तक पहुंचने की थी। ये भंडार इजरायली शहरों के केंद्रों के लिए अस्तित्वगत खतरा बन सकता है, चाहे उसमें परमाणु वारहेड ना हो। मुझे लगता है कि हमने पहली बार मिसाइल भंडार, लॉन्चर्स और वहां बनाए जाने वाले घटकों व उत्पादन सुविधाओं की इतनी व्यवस्थित टारगेटिंग देखी है। जून में इस तरह से उन पर हमला नहीं किया गया था, अब उन पर हमला किया जा रहा है। तो इन हमलों के फोकस में ये बहुत बड़ा अंतर है। जहां तक इस लगातार ध्यान देने की बात है, बस अभी आपने जो कहा था नेरी, इस समय क्या मुख्य रूप से सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही फैसले ले रहा है और इजराइल बस उसी लहर पर सवार है और अपनी लक्ष्य सूची पर वार करने के लिए समय ले रहा है? मुझे लगता है दोनों हैं। अमेरिका के पास अपनी लक्ष्य सूची है, फर्क ये है कि आईडीएफ हर घंटे बयान जारी करता है। अमेरिकी सेना ऐसा जरूरी समझे तो हर कुछ दिनों में करती है, जिससे हमें नहीं पता अमेरिका किन चीजों पर हमला कर रहा है, और आईडीएफ लगातार ये बताता रहता है कि वे किन चीजों पर हमला कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चल रहे अभियान के लिहाज से एक अच्छी बात है, क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं कि लक्ष्य क्या है और उससे ये आकलन करना चाहते हैं कि युद्ध किस तरह चल रहा है, कम से कम अभियान के इस पक्ष से। लेकिन मुझे लगता है कि याकूब की बात पर वापस आते हुए, कोई भी वास्तव में आपको ये अनुमान नहीं दे सकता कि अब तक के अभियान ने ईरान को उसकी मिसाइल बनाने की क्षमता और उसकी समग्र सैन्य क्षमता के लिहाज से कितना पीछे धकेला है। हमने पिछले जून में आकलन सुना था कि मूल रूप से इजराइल ने इजरायली जनता के सिर से मिसाइल और परमाणु खतरे को हटा दिया था। यह साबित नहीं हुआ कि वो सक्रिय था। पिछले जून से पहले भी कई हमले और गुप्त ऑपरेशन हुए थे, जिनमें मुख्य भूमिका इजराइल की थी, लेकिन सिर्फ उसी की नहीं, और जो सिर्फ ईरान की परमाणु सुविधाओं और वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं थे। हर बार आपने सुना कि इसे एक साल पीछे धकेला गया, लेकिन वो भी ज्यादा आशावादी था। मैं याकूब से सहमत हूं। हमें आकलन तब करना होगा जब हालात साफ हो जाएंगे और ये अभियान और ये युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगा। ये अमेरिका और इजराइल का बड़ा हवाई अभियान है, जिसका असर दिख रहा है। कितना गहरा असर होगा देखना बाकी है। जैसा कि कहते हैं, युद्ध की धुंध छटने के बाद हमें देखना होगा जब सब कुछ शांत हो जाएगा। नेरी सिल्वर, हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याकूब, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी चर्चा करने के लिए पूरे 1 घंटे की अपडेट्स बाकी हैं। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि हम यहाँ i24 न्यूज पर एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।